हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने पिछली मीटिंग्स के अंदर एक टॉपिक लिया था, शुरू किया था अपन ने भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। भारत के पड़ोसी देशों से संबंध पाकिस्तान, चीन और नेपाल, जिसमें हम भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, संबंध है, उनके साथ में उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। क्या है, कैसे संबंध है, भारत से ही अलग होकर के देश बना पाकिस्तान। पाकिस्तान से संबंध जब से स्वतंत्रता उसे मिली, भारत को मिली और पाकिस्तान का गठन हुआ, तब से हमारे बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। उसके संघर्ष के क्या क्या कारण है वो हमने क्लियर किए थे। फिर हमने उनके साथ में हमारे जो विवाद के बिंदु है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो हमने पढ़े। फिर हमारे बीच में जो युद्ध हुए हैं, एक कश्मीर विवाद, कश्मीर को लेकर के हुआ, उसके बाद में 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भारत और पाकिस्तान जो है उसका आतंकवाद से जो कनेक्शन है, आतंकवाद और पाकिस्तान, जो भारत में आतंकवाद फैल रहा है या जो गतिविधियां आयोजित हो रही है, आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उसका किससे कनेक्शन, पाकिस्तान से, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था। फिर हमने पढ़ा था भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधारने के प्रयत्न, क्या क्या प्रयास किए गए रिश्ते सुधारने के लिए, कि भाई ऐसे कुछ समझौते हुए हमारे बीच में, कुछ आपस के अंदर बातचीत करके हमने कुछ समझौते हस्ताक्षर किए, मुद्दों के ऊपर कुछ करार किए और साइन करके आपस में रिश्तों को सुधारने का प्रयत्न किया, ताकि थोड़े हमारे बीच में जो विवाद है उन्हें सुलझाया जा सके और थोड़ी मित्रता की स्थापना की जा सके। लेकिन हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे समझौते हुए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आज भी पाकिस्तान अपनी जो नीतियां हैं, भारत के विरोधी नीतियां, उन पर कायम है और भारत के प्रति शत्रुता वाला व्यवहार कर रहा है। कौन? पाकिस्तान। इसके अलावा हमने पढ़ा वार्ता दर वार्ता नतीजा शून्य। लास्ट अपनी जो हेडिंग थी वो थी वार्ता दर वार्ता नतीजा शून्य। बातचीत पे बातचीत की हमने लगातार। वार्ता यानी बातचीत पे बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, लगातार बातचीत हमने की है, आगे बढ़कर पहल की कि भाई बात हो जाए, बात करके शांति स्थापना की जाए। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हमेशा शून्य। हमने कुछ बातें भी पढ़ी थी वार्ता के बारे में, विदेश मंत्रियों के संदर्भ में हमने बात पढ़ी थी, विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला, उसका भी कोई रिजल्ट निकला नहीं। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस्लामाबाद में जो हुई थी 2010 के अंदर 15-16 जुलाई 2010 को जो बैठक हुई थी, उसका भी परिणाम कुछ नहीं निकला। जैसा भारत की जनता को तो पहले से ही पता था कि भाई हमें आज से पहले इतनी बार बातचीत हमने की है, भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत बैठक हुई है, लेकिन उसका परिणाम न तो पहले निकला है, ना आज निकलेगा, ना भविष्य में निकलेगा। क्योंकि हमारे को और पाकिस्तान की जो करोड़ों जनता है, जनता की बात कर रहा हूं, जो उन्हें पता है कि दोनों देशों के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों देशों, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो लोग भारत के विरोधी हैं, जो भारत के विरोधी नीतियों को अपनाते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ उनकी क्या हो, दोस्ती हो। तो पाकिस्तान खुद अगर आगे होकर पहल करे, आगे होकर के समस्या समाधान के लिए प्रयास करे, खुद आगे आकर, क्योंकि हमने बहुत बार प्रयास किया, भारत ने आगे बढ़कर के हमेशा प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कभी भी हमारे जो प्रयास किए गए उसमें समर्थन नहीं किया गया, हमेशा वो विरोधी रहा। हमेशा उसने वार्ता करने का प्रयास किया तो वार्ताओं को क्या कर देता था, असफल कर देता था। एक ही बात करता था, कश्मीर का कांटा चुबा देता था और बातचीत को क्या कर देता, असफल कर देता, बात होती ही नहीं आगे। इसके कारण कोई रिजल्ट निकलता ही नहीं, विवाद खत्म होता ही नहीं। तो यही हुआ कि पाकिस्तान जो है आगे होकर खुद अगर प्रयास करे, हमने बहुत किया, अब वो खुद अगर प्रयास करे आगे होकर के समस्या समाधान का, तो कुछ बात बन सकती है, अगर पाकिस्तान आगे होकर प्रयास करे और भारत से कहे कि हाँ, हमें विवाद को खत्म करना है और शांति की स्थापना करनी है, खुद आगे आकर के कहे और अपना जो कश्मीर पर जो कब्जा करके बैठा है, वो कश्मीर वाला जो पाक अधिकृत कश्मीर जिस पर उसने नाजायज कब्जा किया है, उसे भी तुरंत क्या करे, खाली करे पाकिस्तान, तभी हमारे बीच में शांति की स्थापना हो सकती है। और पाकिस्तान, एक और हमने पढ़ा भी था कि एक और हमारे भारत के दुश्मन हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, उनको पनाह दे रखी है। किसने शरण दे रखी है? पाकिस्तान ने।
एक और तो उन्हें पनाह दे रखी है और दूसरी ओर शांति की बात करें, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। फिर हमने लास्ट मीटिंग के अंदर लास्ट जो बात पढ़ी थी, आपको पता है कि 8 जनवरी 2013 को हमारे 2 जवानों की बर्बरता से हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा 8 जनवरी 2013 को हमारे 2 जवानों की, 2 सैनिकों की बर्बरता से, बड़ी बुरी तरीके से क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई 2013 को 8 जनवरी को, जिसके कारण हमारे बीच में जो शांति की प्रक्रिया थी, थोड़े समय शांति रही और वो वापस वातावरण इन 2 जवानों की हत्या के बाद में कैसे बदल गया, अशांति में बदल गया। वापस ये शांति की प्रक्रिया पटरी से उतर गई। फिर हमने पढ़ा भी था कि उसी समय 2013 के अंदर हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक नई वीजा नीति बननी थी। कौन सी नीति बननी थी? वीजा नीति। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देना तय किया गया था कि 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो भारत के अंदर है, वो पाकिस्तान जा सकेंगे, पाकिस्तान वाले भारत आ जा सकेंगे आसानी से। इसके लिए वो वीजा नीति शुरू की जानी थी, लेकिन ये जब हत्या हो गई जवानों की तो हमने उस वीजा नीति को क्या कर दिया, रोक दिया, समाप्त कर दिया कि लागू ही नहीं किया, लागू होने ही नहीं दिया, हमने रोक दिया। क्योंकि पाकिस्तान की क्या थी, शत्रुतापूर्ण कार्रवाई, किसके प्रति, भारत के प्रति, जिसके चलते हमने वो वीजा नीति को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यहां तक हमने बात पड़ी हुई थी। फिर आगे की बात करें इसी में, तो मई 2013 के अंदर, मई 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। नवाज शरीफ को, पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ को क्या मिला, बहुमत मिला। किसको? नवाज शरीफ को। मई 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ को बहुमत मिला। तब उसी समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, हमारे भारत के पीएम प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस मतलब गठबंधन की सरकार थी उस समय, यूपीए गठबंधन, कांग्रेस का जो गठबंधन है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसकी सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। तो मई 2013 के अंदर जब नवाज शरीफ को बहुमत मिला और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, तो हमारे मनमोहन सिंह ने, बधाई देते हैं ना, मैसेज भेजते हैं कि भाई हाँ प्रधानमंत्री बनने की आपको बधाई हो, तो इन्होंने, मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने इनको बधाई संदेश लिख करके भेजा। किसको भेजा? नवाज शरीफ को बधाई संदेश लिखा और कहा कि हमें आपके साथ में, यानी पाकिस्तान और भारत मिलकर के साथ में क्या करे, काम करे, यानी कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, शांति की बात की संदेश के माध्यम से कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप आगे आइए और हम और आप मिलकर के साथ में रिलेशन, अच्छे रिलेशन के साथ में मजबूत संबंध बनाते हैं और आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये इच्छा व्यक्त की किसने? मनमोहन सिंह ने। किसके सामने ये इच्छा व्यक्त की? नवाज शरीफ के सामने। जब उनकी सरकार बनी, मजबूत उनको बहुमत मिला और वो प्रधानमंत्री बने, तो मनमोहन सिंह ने उन्हें बधाई संदेश लिखते हुए साथ में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। किसने? मनमोहन सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि भाई हाँ मिलकर के साथ में क्या करें, काम करेंगे। क्यों? अच्छा रिलेशन, क्योंकि नए प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हें थोड़ी अच्छा लगा कि भाई हाँ अगर ये प्रधानमंत्री अगर हमारे साथ में सपोर्ट करने को तैयार हो जाए तो हमारे रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ऐसा लगा मनमोहन सिंह को, तो उन्होंने बधाई संदेश में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की संबंधों को सुधारने के लिए। किसने व्यक्त की? मनमोहन सिंह ने। फिर उसके बाद में 29 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क के अंदर, कहां पर? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसका अंग है महासभा। उसकी साल में एक बार बैठक होती है, साल में एक बैठक होती है महासभा की। जो महासभा है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और उसी की बैठक हो रही थी न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनजीए, इसको यूएनजीए का मतलब है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ना, उसी की बैठक हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर 29 सितंबर 2013 को। तो उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाग लिया भारत की ओर से, और पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ ने, क्योंकि हम दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं। तो महासभा की जब बैठक हुई थी उसके अंदर जब भाग लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलाकात हुई। किसके साथ मुलाकात हुई? नवाज शरीफ के साथ। वहां पर मिले दोनों, मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान जब वहां पर मिले यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान जब 29 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क के अंदर दोनों की मुलाकात हुई, नवाज शरीफ की किसके साथ हुई? मनमोहन सिंह के साथ हुई। तो मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से बातचीत में कहा, दो बातें कही। एक तो भारत के विरुद्ध जो आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है उसके बारे में बात की, और बताया नवाज शरीफ को कि ये हो रहा है, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लगातार जो आतंकवाद बढ़ावा दे रहा है भारत के विरुद्ध, उसको क्या करे, उस पर लगाम लगाए। किसने कहा? मनमोहन सिंह ने। और दूसरी बात इनको कही थी कि मुंबई हमला मार्च 1993 में आपको पता है बंबई बम ब्लास्ट हुआ, और बंबई बम ब्लास्ट के अंदर जिन लोगों की भूमिका थी वो लोग कहां छुपे हुए हैं? पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। उन लोगों को शरण दे रखी किसने? पाकिस्तान ने। क्लियर है? तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मुंबई हमले के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन पर पाकिस्तान में वो है, उन पर शीघ्र क्या करे? न्यायिक कार्रवाई करे और उन्हें सजा दे। कौन सजा दे? पाकिस्तान, क्योंकि वो भारत के दुश्मन है और पाकिस्तान में वो है, तो पाकिस्तान उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करे और शीघ्र उन्हें क्या दे? सजा दे। ये दो मुद्दों के बारे में बातचीत की मनमोहन सिंह ने न्यूयॉर्क के अंदर। किससे? नवाज शरीफ से। जब वो महासभा की बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में मिले, मुलाकात हुई नवाज शरीफ के साथ। किसकी मुलाकात हुई? मनमोहन सिंह की। तो मनमोहन सिंह ने व्यक्त की इच्छा, पहले बधाई संदेश भी भेजा, उसके बाद में 29 सितंबर 2013 को वहां मिले भी न्यूयॉर्क के अंदर, दोनों की मुलाकात हुई। तो मुलाकात के दौरान एक तो आतंकवाद के मुद्दे पर बात की, और दूसरा मुंबई हमले के जो अपराधी थे उनके ऊपर शीघ्र न्यायिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और क्या कहा नवाज शरीफ को? कि शीघ्र मुंबई हमले के जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करो और उन्हें सजा दो। किसने कहा? मनमोहन सिंह ने। तो ये वाली बातचीत हुई, किसके साथ हुई? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ। तो ये मनमोहन सिंह के समय में वार्ता हुई थोड़ी सी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। यहां पर भी हमने बातचीत थोड़ी दिखाई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? शून्य निकला। ये कुछ बातें हैं, वार्ता दर वार्ता, रिजल्ट क्या है? शून्य। उसके बाद में वही पाकिस्तान अपनी वही नीति शत्रुता वाली अपनाने लगा, वही उसकी नीति, और उसी नीति पर चलने लगा। कौन? पाकिस्तान। फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपने आती है भारत की नई सरकार के पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक पहल। अब यहां पर देखो, हमने मनमोहन सिंह तक की बात कर ली, फिर मनमोहन सिंह के बाद में आपको पता है मई 2014 में 26 मई 2014 में भारत में नई सरकार का गठन हो गया। मई 2013 में तो मनमोहन सिंह थे, फिर अगले साल मई 2014 के अंदर भारत में सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह, क्लियर है ना, वहां पर गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस प्रमुख दल था और कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। अब 2014 में जब भारत में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस के स्थान पर बीजेपी को क्या मिला? बहुमत मिला। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की। शपथ लेते हैं ना, प्रधानमंत्री पद की शपथ। तो नरेंद्र मोदी जो थे जब वो प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान की, देखो, भारत की नई सरकार की पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक पहल। नई सरकार किसके? मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार। उस सरकार ने पाकिस्तान के प्रति कैसी रवैया अपनाया, कैसी पहल की? रिश्तों को सुधारने के लिए। कौन सी सरकार ने? अभी हमारी वर्तमान सरकार ने। अभी देखो, मोदी जी की सरकार लगातार चल रही है, आपको पता है 2014 में बनी, 2019 में 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, 2019 में वापस इलेक्शन हुए तो वापस दोबारा सरकार बन गई। किसके? मोदी जी की। दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। अभी वही प्रधानमंत्री है हमारे भारत के, क्लियर है ना, दूसरी बार बने। तो ये जो नई सरकार है हमारे भारत की, उसने पाकिस्तान के प्रति कैसा रवैया अपनाया? रिश्तों को सुधारने के लिए, ताकि हमारे बीच में ये जो विवाद है उसे समाप्त किया जा सके।
तो उनका जो रवैया था, उन्होंने देखो रवैया पहले दिन ही दिखा दिया। 26 मई 2014 को जब शपथ ग्रहण समारोह था मोदी जी का, तो उन्होंने नवाज शरीफ को आमंत्रित किया। नवाज शरीफ को आमंत्रित किया कि भाई नवाज शरीफ को बुलाया शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। किसने बुलाया? नरेंद्र मोदी ने बुलाया। किसके लिए बुलाया? ताकि थोड़ा हमारे बीच में पहले दिन से ही माहौल अच्छा बन जाए, बातचीत की प्रक्रिया क्या की जा सके, शुरू की जा सके। एक बार समारोह में बुला ले, उसके बाद में आगे हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यही सोच करके अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आमंत्रित किया किसको? नवाज शरीफ को। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया, ताकि ये जो रिश्ते जो हैं बिगड़े हुए, इन रिश्तों को भविष्य में जब सरकार आगे काम करे मोदी जी, तो वो बातचीत के द्वारा उन रिश्तों को सुधार सके। क्लियर है? तो बातचीत के लिए अब सुधारने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी। पहले ही दिन उन्होंने ये दिखला दिया कि नई सरकार जो है मोदी जी की, वो हमारे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उनको सुधारना चाहती है। क्लियर है? इसके लिए उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को आमंत्रित किया, बुलाया, इनविटेशन दिया कि आइए। क्लियर है? ताकि हम आगे भविष्य में बातचीत करके अपना जो रिश्ते हैं उनको सुधार सकें। और इसके लिए उन्होंने एक दिन भी तय कर दिया था 26 मई के बाद में 25 अगस्त 2014 25 अगस्त 2014 को, ध्यान देना, 25 अगस्त 2014 को हमारे भारत के और पाकिस्तान के विदेश सचिव, पाकिस्तान के और भारत के विदेश सचिवों की बैठक होने वाली थी। इस्लामाबाद के अंदर बैठक होने वाली थी, विदेश सचिव स्तर की बैठक। विदेश सचिव भारत के और पाकिस्तान के बैठक करने वाले थे। लेकिन आप ध्यान देना, 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया। और ध्यान देना, कुछ ही समय के बाद, यानी ये मई 2014 के बाद में, कुछ समय के बाद में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे, यानी वही प्रधानमंत्री वगैरह, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक संगठन था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में एक संगठन था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब पाकिस्तान के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ी आपको बात बताऊं, उसी से जुड़ी हुई, कि पाकिस्तान के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये एक संगठन है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कुल मिलाकर के 23 संगठन है, 23 राजनीतिक दल है। कितने दल? कुल मिलाकर 23 दल हैं, 23 टोटल दल हैं, जिनको मिलाकर के बनती है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। 23 दलों का गठबंधन है। कितने दलों से मिलकर, कितने दलों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस बनाई? 23 दल। और ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ना, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर वाला जो क्षेत्र है हमारे भारत का, उसका भारत से अलग होने की वकालत करता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में शामिल किया जाए। कौन? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। एक ही उद्देश्य है इसका कि कश्मीर को अलग करके, कश्मीर से को भारत से अलगाववाद यानी अलग करने की बात करता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। यानी सीधा सीधा भारत का विरोधी हो गया। कौन? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस संगठन भारत का विरोधी है, जिसमें पाकिस्तान के कुल कितने दल शामिल है? 23 दल हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, टोटल मिलाकर 23 दलों का ये संगठन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। और यह सीधा सीधा कश्मीर के भारत से अलग होने की बात करता है, वकालत करता है कि कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान का अंग बनाया जाए। कौन? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? सीधा भारत का विरोधी है। सिंपल बात हुई। अब बाद में जब 26 मई 2014 को बुलाया, उसके कुछ समय के बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के हाई कमिश्नर, उन्होंने ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे उनसे क्या की? मुलाकात की। किसने मुलाकात की? पाकिस्तान के नेताओं ने। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यानी प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से क्या की? मुलाकात की। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता किसके विरोधी हैं? भारत के। सीधे सीधे भारत के वो विरोधी है, वो सीधे सीधे भारत के विरुद्ध काम करते हैं। उनसे मुलाकात की तो भारत ने 25 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में हमारे और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की क्या होने वाली थी? बैठक होने वाली थी। तो हमने, भारत ने उस बैठक को क्या कर दिया? रोक दिया। भारत ने मना कर दिया कि हम बैठक नहीं करेंगे।
बैठक होने वाली थी बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। विदेश सचिव स्तर की भारत ने उस बैठक को रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो थे उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से, हुर्रियत नेताओं से क्या की? मुलाकात की। तो हमने 25 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के अंदर जो बैठक होने वाली थी विदेश सचिव स्तर की, उसको हमने रोक दिया, भारत ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे पता है कि भाई कुछ ना कुछ मिलकर के क्या बना रहे, खिचड़ी पका रहे दोनों मिलकर के भारत के विरुद्ध। तो हम ये बैठक क्यों करें? उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो हमारे सरकार ने इस बैठक को रोक दिया। बातचीत के प्रक्रिया में होने वाली थी, पहली बैठक थी ये, मई के बाद में आमंत्रित किया, उसके बाद ये पहली बैठक थी बातचीत की, जिसको हमने रोक दिया। वो भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नेताओं द्वारा हुर्रियत नेताओं से क्या करने के बाद? मुलाकात करने के बाद। जब हमें पता चल गया खुफिया सूत्रों से कि भाई वो वहां से मिल रहे हैं, तो हमने इस बैठक को रोक दिया, बातचीत हुई नहीं। उसके बाद में ध्यान देना आगे 26-27 नवंबर 2014 को, आपको पता है 26-27 नवंबर 2014 सार्क है ना, उसका जो सम्मेलन था काठमांडू में आयोजित हुआ, 18वां सम्मेलन, सार्क का 18वां सम्मेलन, दक्षेस का 18वां सम्मेलन कहां हुआ? काठमांडू, नेपाल में। किसका 18वां सम्मेलन? सार्क एक संगठन है, आपके बुक में टॉपिक भी है, जस्ट लास्ट वाला टॉपिक, सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो देश हैं, विभिन्न तरह के दक्षिण एशिया के 8 देश, उन देशों का संगठन है सार्क। दक्षिण एशिया में सहयोग विकसित करने के लिए, आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए यह सार्क संगठन बनाया गया। तो 2014 के अंदर 26-27 नवंबर 2014 को 18वां सार्क का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सार्क जो है ना, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। और 26-27 नवंबर 2014 को 18वां सम्मेलन बुलाया गया सार्क का, दक्षेस का। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? 18वां सम्मेलन बुलाया गया था। कहां बुलाया गया? काठमांडू। उसमें 8 देश हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है। तो वहां पर भारत की ओर से नरेंद्र मोदी गए और पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ। अब दोनों वहां पर गए, लेकिन दोनों के बीच में गए तो सही, बैठक में भाग लिया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। किनके बीच में? मोदी और नवाज शरीफ के बीच में। कब? 18वें सार्क सम्मेलन काठमांडू में जो आयोजित हुआ, उसमें भी दोनों नेताओं के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। किसके बीच में? मोदी और नवाज शरीफ के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। पहले देखो, आमंत्रित किया, तब थोड़ी प्रक्रिया को लगा कि बातचीत होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। थोड़े समय के बाद में हुर्रियत नेताओं से मुलाकात कर ली उन्होंने, तो हमने ये बैठक होने वाली थी उसको रोक दिया। फिर उसके बाद में सार्क का 18वां सम्मेलन बुलाया गया, दक्षेस का संगठन का, तो उसमें भी दोनों गए, लेकिन कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई नहीं। क्लियर है? मतलब अभी तक 2014 तक की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमने जितनी भी बैठकें की, जितनी भी बातचीत हुई, सबका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, एक समान स्थिति आज भी। डाक के 3 पात, एक कहावत है, डाक के 3 पात, हिंदी में कहावत आती है, यानी हमेशा एक समान स्थिति में रहना। डाक के 3 पात यानी एक जैसी स्थिति में रहना। अभी भी देखो, तब से लेकर के हमने कई बार बातचीत की, 2014 आ गया, अब 2014 तक बातचीत कई बार की, लेकिन रिजल्ट क्या? स्थिति है जैसी के जैसी, कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी भी उसका रवैया वैसा के वैसा, शत्रुता वाला। किसका? पाकिस्तान का। परिवर्तन कुछ नहीं, आज भी हम वही थे, भले ही हमने कितनी बार भी बातचीत कर ली। कई बार हमारे प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हो गई, राष्ट्रपतियों के बीच में बातचीत हो गई, विदेश मंत्रियों के बीच में हो गई, विदेश सचिवों के बीच में हो गई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। आज भी स्थिति वैसी के वैसी थी। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2015 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर 2015 को क्रिसमस होता है ना,
क्रिश्चियन लोगों का, ईसाई धर्म के लोगों का एक त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है साल के अंदर एक बार। तो क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2015 को आप ध्यान देना, दो काम थे। एक और तो 25 दिसंबर के दिन ये जो नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ जो थे ना 25 दिसंबर को, एक तो इनका क्या था, जन्मदिन था नवाज शरीफ का। तो एक तो 25 दिसंबर 2015 क्रिसमस के दिन नरेंद्र मोदी जब हमारे भारत के क्रिसमस के दिन एक तो नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने, और एक उनके नातिन दोहिती, नवाज शरीफ के नातिन यानी दोहिती, उनकी शादी थी। उसी समय उनके नातिन की क्या थी, शादी थी। तो एक होता है ना, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने शादी में जाते हैं। तो मोदी जी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को अचानक से, बिना बताए अचानक से, एक तो इनको नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने और इनके नातिन की जो शादी थी, दोहिती की शादी थी, उसमें आशीर्वाद देने अचानक से लाहौर पहुंच गए। कहां चले गए, लाहौर। लाहौर में थे तो अचानक लाहौर चले गए। कौन, मोदी जी अचानक से धमक गए। वो बधाई देने के लिए भी चले गए जन्मदिन की, और नातिन की शादी थी तो आशीर्वाद देने के लिए भी अचानक चले गए। कौन, मोदी जी। अब जब मोदी जी अचानक वहां गए तो उससे ऐसा लगने लगा दोनों देशों के लोगों को कि अब कुछ होगा, अब दोनों देशों में बातचीत होगी और अब कोई रिजल्ट निकलेगा। ऐसा किसको लगा, दोनों देशों के नेताओं को लगा। नेताओं को मतलब जनता को लगा, दोनों देशों के नेताओं में अब बात होगी। अब मोदी जी अचानक चले गए हैं, मोदी जी अचानक से गए हैं, तो अब कोई बातचीत होगी और अब कोई रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि लगातार प्रयास हो रहे थे मोदी जी के द्वारा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा था। तो अब लगा कि अब मोदी जी खुद गए हैं, अब कोई बातचीत होगी। ऐसा सबको लगने लगा कि अब कोई निर्णायक पल आएगा, अब कोई रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि मोदी जी खुद गए थे लाहौर, खुद लाहौर गए थे। किसके पास, नवाज शरीफ के पास। अचानक से गए थे, बिन बताए होता है ना एक अचानक से कि भाई आ गया मैं, तो वो वाली बात। आशीर्वाद भी दे दिया नातिन को और मुलाकात भी हो जाएगी, जन्मदिन की बधाई भी दे दी, आशीर्वाद भी दे दिया नातिन को, दोहिती को उनके, और बातचीत भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब ये सोच करके मोदी जी अचानक गए, तब लगने लगा कि अब कुछ होगा, अब दोनों देशों के बीच क्या होगी, बातचीत होगी और अब कोई रिजल्ट निकलेगा, अब कोई विवाद है उसका क्या होगा, समाधान होगा, ऐसा लगने लगा सबको। लेकिन थोड़े ही समय के बाद, एक हफ्ते के बाद ही, अब जब ऐसा हुआ, थोड़ी बातचीत हो गई, वापस आए कि भाई अब कुछ हो जाएगा, अब वो भी पिघलेंगे नवाज शरीफ और बातचीत करेंगे मोदी जी से वापस, तो इनके बीच में कोई स्थायी समाधान निकालेंगे दोनों मिलकर के। क्लियर। लेकिन थोड़े समय के बाद ही, एक हफ्ते के बाद ही, 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को, अब ये जो उत्साह था दोनों जनता के अंदर के भाई अब कुछ रिजल्ट निकलेगा, थोड़े ही समय में परिणाम आएगा, बातचीत करेंगे ना, मोदी जी गए हैं तो अब उसका थोड़े समय में परिणाम आएगा कि बातचीत करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद नव वर्ष, एक नया साल आ गया, 25 दिसंबर को मिले, नया साल आ गया 1 जनवरी 2016 को, और ये हमारे जनता में जो उत्साह था, जोश था कि अब रिजल्ट निकल जाएगा और विवाद है हमारे बीच में ये टल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये उत्साह नव वर्ष के दिन एकदम चकनाचूर हो गया। 1 जनवरी 2016 को सीमा पार से आतंकवादियों ने पठानकोट के अंदर, पठानकोट पंजाब, हमारे ये जो उत्साह था, मोदी जी जब गए अचानक से तो उत्साह था सबका कि अब रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ये उत्साह 1 जनवरी नव वर्ष के दिन नया साल आ गया और नए साल के दिन ये उत्साह एकदम क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। जब 1 जनवरी 2016 को सीमा पार से आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस, सेना का, एयरफोर्स का एयरबेस होता है ना, पठानकोट एयरबेस के ऊपर आतंकवादियों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, अचानक से हमला कर दिया। पठानकोट एयरबेस के अंदर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। तो हमारा जो उत्साह था वो एकदम से क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया। क्योंकि एक और तो परिणाम निकलने वाला था, लगने लगा हम सबको कि अब रिजल्ट निकलेगा, कोई निर्णय आएगा और शांति की स्थापना होगी। लेकिन थोड़े ही समय के बाद में आतंकवादियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अचानक से पठानकोट एयरबेस, वायुसेना वाला होता है ना, हवाई जहाज वाला एयरबेस सेंटर, जहां से हवाई जहाज वगैरह टेक ऑफ करते हैं सेना वाले, उनके एयरबेस सेंटर पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। किसने कर दिया, आतंकवादियों ने सशस्त्र हथियारों के साथ घुसे
और हमला कर दिया सैनिकों के ऊपर। अब वहां पर जब हमला किया तो उस हमले के अंदर, इस हमले के अंदर लगभग हमारे टोटल मिलाकर के 12-13 लोग मारे गए। लगभग कितने लोग मारे गए? 12-13। 6 आतंकवादी थे, लगभग 6-7 आतंकवादी थे। सारे आतंकवादियों को तो हमने मार दिया और हमारे 5-6 जवानों के भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 5-6 जवान भी इसमें शहीद हो गए थे। अब वो हमारी सेना की सतर्कता के कारण आतंकवादी सशस्त्र हथियार लेकर के घुस गए अंदर 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस सेंटर के ऊपर, और उन्होंने पठानकोट में हमला कर दिया, सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया अचानक से। तब हमारा जो उत्साह था वो एकदम मिट्टी में मिल गया, क्योंकि देखो हो गई एकदम से अचानक हमला हो गया। अब हमने तो 25 दिसंबर को जब मोदी जी गए थे तो हमने सोचा काफी कुछ कि अच्छा होगा, परिणाम निकलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अचानक से ये घटना घट गई पठानकोट वाली, जिसके कारण हमारा उत्साह चकनाचूर हो गया। अचानक से आतंकवादियों ने हमला कर दिया पठानकोट के अंदर। 1 हफ्ते के बाद ही, है कि नहीं, 1 हफ्ते के बाद ही नए साल के दिन ये घटना हो गई और हमारे टोटल 5-6 जवान शहीद हो गए और 6 लगभग आतंकवादी मारे गए उस घटना के अंदर। क्लियर है? फिर इसके बाद में भी ये घटना हुई पठानकोट वाली, इसके बाद में भी लगातार पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई, आतंकवादी हमले करवाए, लगातार कश्मीर के अंदर अपनी नीतियां जो थी विरोधी वाली, भारत की शत्रुता वाली, उन नीतियों को अंजाम दिया। लगातार कार्रवाई की किसने? पाकिस्तान ने। इसके बाद पठानकोट हमला हुआ, इसके बाद में भी लगातार हमारे कश्मीर वाले भाग में घुसपैठ करवाई, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का प्रमाण दिया, लगातार अपनी नीतियां कार्रवाई की, भारत के विरोधी नीतियों को अंजाम दिया किसने? पाकिस्तान ने। लगातार कभी भी बाज नहीं आया। इसके बाद में भी लगातार पठानकोट हमले के बाद में भी भारत विरोधी नीतियां लगातार हमारे कश्मीर वाले भाग में अशांति पैदा करना, घुसपैठ कराना, ये करवाता रहा। कौन? पाकिस्तान। और दूसरी ओर हमारी जो केंद्र सरकार थी, मोदी सरकार, वो चाहती थी कि कश्मीर वाले भाग में शांति हो जाए। क्या स्थापना हो जाए? शांति स्थापना हो जाए। कौन चाहती थी? हमारी केंद्र सरकार के कश्मीर वाले भाग में शांति बहाल हो, शांति की स्थापना हो। लेकिन आपको पता है कश्मीर के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठन हैं। कश्मीर के अंदर कई सारे जो आतंकवादी हैं, जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं, कश्मीर में उनके अड्डे हैं कश्मीर के अंदर, और उनके जो सरगना है आतंकवादियों जो संगठन है, संगठन के जो प्रमुख नेता होते हैं ना, वो कहां बैठे हैं? पाकिस्तान में बैठे हैं। और वो पाकिस्तान से उन आतंकवादियों को जो कश्मीर के अंदर है ना, उनको अपने इशारे पर नचाते हैं। अब जैसा वो वहां से ऑर्डर देते हैं, वो वहां पर कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको हमारे भारतीय सेना के विरुद्ध उकसाते हैं। हमारे सैनिक है ना, उनके विरुद्ध उकसाते हैं, उन पर हमले करवाते हैं, सैनिकों के ऊपर हमले करवाते हैं और उन्हें वहां बैठे बैठे हथियार वगैरह, पैसा वगैरह, वो सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं कश्मीर के आतंकवादियों को। कौन? जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके आतंकवादियों के प्रमुख नेता कहां बैठे हैं? पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान से उनकी क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। किनके? आतंकवादियों की। कौन से आतंकवादियों की? कश्मीर के आतंकवादियों की। कश्मीर के आतंकवादियों के जो प्रमुख हैं, प्रमुख यानी उनके हेड, आतंकवादी संगठन होते हैं ना, उनका एक प्रमुख और लीडर होते हैं। अब वो लीडर बैठे हैं पाकिस्तान में और वो वहां कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको उकसाते हैं, हमारे सैनिकों के विरुद्ध हमले करवाते हैं सैनिकों के ऊपर, और उन्हें आर्थिक, पैसा और हथियार वगैरह, पैसा वगैरह उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें देते हैं। कौन? वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन के प्रमुख बैठे हैं कश्मीर वालों के, वो कश्मीर में आतंकवादियों की भरपूर सहायता करते हैं। वो कश्मीर में भारतीय सैनिकों के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने, सेना पर हमले करने, उनके विरुद्ध उकसाने, वो वाले काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सरगना बैठे हैं इन आतंकवादियों के, वो पाकिस्तान में बैठे बैठे कश्मीर में घटनाओं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहां बैठे हैं? वो पाकिस्तान में। और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को भरपूर सहायता कर रहे हैं। कौन? वो आतंकवादी संगठन के नेता जो कहां बैठे हैं? पाकिस्तान में। इसीलिए तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है शांति हो, लेकिन वो पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो कभी भी शांति की स्थापना होना देना नहीं चाहते, क्योंकि वो लगातार उनकी सहायता कर रहे हैं आतंकवादियों की, पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सेना के विरुद्ध उन्हें उकसा रहे हैं, जिसके कारण लगातार वो आतंकवादी, हम देखते हैं कि हर आए दिन, कुछ दिनों के तुरंत घटनाओं के बाद आए दिन वहां कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं, घटनाएं होती है। 1-2 कभी आतंकवादी मरते हैं, कभी हमारे 1-2 जवान मर जाते हैं, है कि नहीं? वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी सरगना बैठे हैं ना, वो इस तरीके से कर रहे हैं काम, वो लगातार उन्हें उकसाते हैं, कभी भी वहां शांति की स्थापना होने देना नहीं चाहते। क्लियर? और इसके बाद में भी
पठानकोट हमला हुआ, उसके बाद में भी लगातार घुसपैठ हो रही है, उपद्रव हो रहा है, अशांति पैदा हो रही है। सरकार चाहती है शांति हो, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाओं वाले जो सरगना नेता बैठे हैं वो कभी नहीं चाहते कश्मीर में क्या हो, शांति हो, और इसके लिए वो कश्मीर में आतंकवादियों की भरपूर सहायता करते हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ताकि वो वहां पर आतंकवाद फैलाते रहे, हिंसा फैलाते रहे, ताकि वहां शांति की स्थापना हो ही नहीं। और फिर पठानकोट हमला हुआ, उसके बाद में पठानकोट हमले के कुछ समय के बाद में, यानी लगभग 1 साल के बाद में 18 सितंबर को, ध्यान देना, इसके 18 सितंबर 2016 को, ये 1 जनवरी 2016 को हमला हुआ। इसके कुछ समय के बाद 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने, पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट जिनको आतंकवादियों को किया जाता है ना, उन्हीं आतंकवादियों ने 18 सितंबर 2016 को हमारे उड़ी सेना शिविर, उड़ी सेना शिविर, उड़ी में सेना का शिविर था, उसके ऊपर उड़ी सेना शिविर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने ये पठानकोट हमले के कुछ समय के बाद ही उड़ी के अंदर उड़ी सेना शिविर, आपको सुना भी होगा, उड़ी एक मूवी भी बनी हुई है, उड़ी जगह का नाम है, सुना होगा ना आपने, मूवी भी बनी है उसके ऊपर। और उड़ी के अंदर ये जो घटना हुई 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने उड़ी सेना शिविर के ऊपर हमला कर दिया। सुबह जब सैनिक सोते हैं ना, 5:30 बजे की बात है, जब सैनिक सो रहे थे, सोते हुए पे हमला कर दिया अचानक से जब सैनिक सो रहे थे, उस सोते हुए सैनिकों पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें लगभग हमारे 20 जवान मारे गए। कितने जवान शहीद हो गए? लगभग 20 जवान शहीद हो गए। सोते हुए पर हमला कर दिया आतंकवादियों ने, और उड़ी सेना शिविर के ऊपर, जहां पर हमारे सैनिकों का यह शिविर था सेना का, वहां पर वो सैनिक जो आराम कर रहे थे, तो अचानक से सुबह जल्दी उनके ऊपर आतंकवादियों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। अब सोते हुए पे हमला कर दिया तो समझ तब तक हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे, लगभग 20 जवान उसमें मारे गए, शहीद हो गए थे। कौन से सेना शिविर पर? उड़ी सेना शिविर पर हमला कर दिया। हमारे उड़ी सेना शिविर वहीं पर है, पास में ही स्थित है, जो पीओके वाला क्षेत्र है ना, उसके बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ थोड़ा सा दूरी पर स्थित है उड़ी सेना शिविर। वहां पर इन्होंने अंदर घुस करके नियंत्रण रेखा को पार करके कश्मीर वाले उड़ी सेना शिविर वाले भाग पर हमला कर दिया, उड़ी क्षेत्र के अंदर, जहां पर हमारे 20 जवान मारे गए। और इसी घटना के, ये जो 18 सितंबर को घटना घटी, इसी घटना के 18 सितंबर की घटना के 10 दिन के बाद ही 28 सितंबर को, 28 सितंबर 2016 को हमारी सेना ने, आपको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक, हमारी सेना ने वापस आतंकवादियों को जवाब प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक किया। कब किया? 28 सितंबर को। इस घटना के कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या था? आपको पता है कि पीओके वाले क्षेत्र में जहां पर आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनके ठिकानों में, उस क्षेत्र में सीमा पार करके, पीओके वाले क्षेत्र में घुस करके, पाक अधिकृत कश्मीर जो था ना, वहां पर घुस करके, अंदर घुस करके उनके ठिकानों को क्या करना? नष्ट करना। यह हमारे सैनिकों ने किया, जिसको नाम दिया सर्जिकल स्ट्राइक। किसके विरुद्ध? आतंकवादियों के विरुद्ध। आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, अड्डों को नष्ट किया, पीओके क्षेत्र में घुस करके जहां पर उन आतंकवादियों के ठिकाने थे, अड्डे थे, उनको नष्ट किया। प्रतिक्रिया दी, उड़ी सेना शिविर घटना हुई, 20 जवान मरे। 10 दिन के बाद ही हमारे सैनिकों ने, जवानों ने क्या कर दिया? सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सरकार ने आदेश दे दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, और पीओके वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के गढ़ में सीमा पार करके वहां घुस करके अंदर तक, वहां हमारे आतंकवादियों के ठिकानों को हमारे सैनिकों ने क्या किया? नष्ट किया, जिसको क्या किया गया? सर्जिकल स्ट्राइक। किसने किया? हमारे सैनिकों ने किया। जवाब दिया। कौन सी घटना का जवाब दिया? उरी घटना का जवाब दिया, हाथों हाथ ही 10 दिन के अंदर ही। और उनके अड्डों को, ठिकानों को क्या किया? आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। जो पीओ के क्षेत्र में अड्डे बना रखे थे उनके, उन अड्डों के ऊपर हमला करके उन्हें नष्ट किया। क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक। कितने दिन के बाद? 10 दिन ही। 28 सितंबर को यह घटना, सर्जिकल स्ट्राइक को रात को अंजाम दे दिया।
वही वो रात को आए तो हमने भी अंजाम हमारे सैनिकों ने भी दे दिया और आतंकवादियों के ठिकानों को क्या किया, नष्ट किया, अंदर घुस करके नष्ट किया। पीओके क्षेत्र में जहां पर पाकिस्तान का कब्जा था उस क्षेत्र में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। परिणाम स्वरूप क्या, सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को अंजाम दिया। किसने दिया, हमारे सैनिकों ने। कौन सी घटना का जवाब दिया, उड़ी सेना की घटना का जवाब दिया। क्लियर है यहां तक। और उसके बाद अभी आपने एक और घटना पढ़ी होगी, ये जो उड़ी घटना हुई इसके कुछ समय के बाद ही, इसके उड़ी घटना के कुछ समय के बाद में भी और भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें हमारे आतंकवादियों ने हमले किए और हमारे कई सैनिकों ने जान गंवाई। उड़ी सेना में लगभग 20 लोग मारे गए। फिर आपको अभी एक साल पहले एक घटना घटी थी, कुछ समय 1 साल 1.5 साल पहले एक घटना घटी, आपने सुना भी होगा, पुलवामा। कौन सी घटना, पुलवामा, सुना है ना आपने। 14 फरवरी के दिन, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अंदर घटना घटी थी। कब घटी, 14 फरवरी को। पुलवामा में ये जो घटना घटी इसमें लगभग कितने जवान शहीद हुए थे, 45 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा के अंदर भी आपको पता है, सुना होगा, पुलवामा घटना 14 फरवरी 2019 को घटी जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे लगभग। अब उस पुलवामा घटना में भी आतंकवादी घटना थी। आपको पता है हमारे सीआरपीएफ, पुलिस आर्मी की फोर्स है ना, सीआरपीएफ, सेना रक्षा संबंध में है, सेना का ही एक है सीआरपीएफ, जो हमारे सैनिक थे उनका एक पूरी के पूरी सेना की टुकड़ी थी, यूनिट होती है ना एक सेना की, सैनिकों की, वो यूनिट बेस से दूसरे बेस पर जा रही थी, एक बेस से दूसरे बेस पर जा रही थी। और जाते हुए आपको पता है उस सेना के जो गाड़ियां जा रही थी, काफी पूरी एक यूनिट थी उनकी, काफी लंबी यूनिट चल रही थी। कश्मीर वाले पुलवामा वाले जगह के अंदर यह घटना हुई जहां पर वो थे। वहां पर आपको पता है आतंकवादियों ने एक मारुति जो आती है ना गाड़ी छोटी वाली, उसमें हथियार वगैरह, वो बम वगैरह जो कहते हैं ना, वो भर करके भारी मात्रा में भरा एक आदमी उनसे टकरा गया। सेना की जो गाड़ियां थी उनके बीच में जाकर के उनको टक्कर मारी, टक्कर मार करके ब्लास्ट हुआ खतरनाक वाला। उनका तो एक मरा, हमारे 45 मर गए। कैसी घटना थी, आतंकवादी घटना थी। सीधे तौर पर हमारे सैनिक के 45 जवान उसमें शहीद हो गए। मंजर बड़ा खतरनाक वाला था पुलवामा में भी। वो घटना को अंजाम किसने दिया, पाकिस्तान, आतंकवादियों ने। किसने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने। तो ये नीतियां हैं किसकी, पाकिस्तान की। लगातार तो बातचीत कितनी भी करो लेकिन वो अपनी नीतियों से बाज नहीं आता और भारत के विरुद्ध लगातार कैसी नीतियां अपनाता है, शत्रुता वाली, दुश्मनी वाली। कौन, पाकिस्तान। तो ये हमारे हुए कंप्लीट भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन, अभी तक के, करंट तक के जो रिलेशन है, वर्तमान सरकार तक के, वो हमने कंप्लीट की है। लेकिन फिर भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिश्ते सुधारने के लिए कोई भी प्रयास बहुत सारे हमने किए लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। आज भी रिजल्ट कैसा है, शून्य, 0 पे बैठे हैं वापस। रिलेशन वैसे के वैसे हैं जैसे 1947 में थे। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये हमारे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कंप्लीट हुए दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।